अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज जो फर्स्ट लेक्चर है वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कुछ। तो आपके पास बुक थोड़ी सी और तरह से है, मेरे पास ये टॉपिक वही है, बुक थोड़ी सी चेंज है इसमें। तो पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो एटम है। एटम आपको पता है केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग बेसिक यूनिट ही हम लोग जो पढ़ते हैं वो एटम चीज़ है इसमें। तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो बाकी इधर आप थ्योरी है वो खुद देख लेना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है बताया गया कि एटम कैसे जो है वो हमें पता चला कि एटम की चीज़ क्या है, इसमें कहाँ डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, सारा कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम होता है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपना जो है वो रोल जो है प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड नियॉन। अब हीलियम और नियॉन के उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए। हैव एटम्स विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाइल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे उन्होंने दो एग्जाम्पल दी हैं जी हीलियम और नियॉन की। उन्होंने कहा हीलियम और नियॉन जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब ये नहीं है कि हीलियम जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ये He की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। जबकि ये जो दूसरी एग्जांपल्स दी हैं उन्होंने, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद और ऑक्सीजन है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगी? ये सिंगल एटम की फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो हम इसको H नहीं लिखते, हम H2 की फॉर्म में ही लिखते हैं। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में आती है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में आती है। तो ये उन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट और एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद द मॉडर्न रिसर्चर्स हैव क्लियरली शोन दैट एन एटम इज फर्दर कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, हाइप्रोन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता होगा, लेकिन और भी इसमें होती हैं चीज़ें। मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर थॉट टू एग्जिस्ट एन एटम। तो उन्होंने कहा मोर देन 100 से भी ज़्यादा जो है वो चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं, जबकि आप लोगों को अभी तक ऑलमोस्ट 3 चीज़ों के पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। हाउएवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा स्टडी भी इनको ही करते हैं। उसके बाद एक स्वीडिश केमिस्ट था जे ब्रेजिलियस, उसने डिटर्मिन किया एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मैसेज फाइंड किया उसने। अ नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज। जो उसने फाइंड किए थे एटॉमिक मैसेज और जो आजकल मॉडर्न एटॉमिक मैसेज चल रहे हैं वो बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं उनकी। बर्जीलियस आल्सो डिराइव द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट अ सिंबल। बर्जीलियस ने ही एलिमेंट्स या एटम्स को जो है वो उनके सिंबल दिए। मतलब जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को H का सिंबल दे दिया, ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजन को O का सिंबल दे दिया। तो इस तरह उसने सिंबल्स भी दिए। उसके बाद है एविडेंस ऑफ एटम्स। एटम की जो एविडेंस है जी वो क्या है इसमें जी, उसमें सारी उसकी थ्योरी है कि किस तरह से एटम जो है वो डिस्कवर हुआ था। ये आप सारा खुद भी रीड कर सकते हो। इसमें जो बेसिक अगर कुछ MCQs के आती हैं चीज़ें तो वो ये हैं कि ये जो एक्सरे स्टडीज़ उन्होंने बताई हैं, एक्सरे स्टडीज़ में डायमीटर जो है वो एटम का वो आया 2 × 10⁻⁻⁻मीटर, जो कि हम इसको 0.2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद इसकी जो मैसेज ऑफ एटम है वो रेंज होती है जी 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg है, लेकिन ऊपर देखा जाए तो माइनस है, तो -25 का मतलब बहुत सारे, मतलब 0.20 और फिर 25 आएगा या 201 आएगा, जो भी आएगा। तो बहुत बहुत थोड़ा ये मैथ है जिसको हम स्टडी ही नहीं कर सकते, मैयर ही नहीं कर सकते। उसके बाद बाकी ये चीज़ें मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने रीड नहीं करनी, ये सारी रीड करने वाली चीज़ें हैं। ये पूरा टॉपिक जो है एविडेंस ऑफ एटम, इसको आप खुद रीड करोगे, इसमें से देखोगे कौन सी चीज़ MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ऐसे जिसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको आप खुद रीड करोगे। उसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को हम स्टडी करते हैं आज। मॉलिक्यूल जैसे हमने पहले एटम का देखा, तो किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और किसी भी सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बनती है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट में कंटेन वन और मोर एटम्स। इसमें एक एटम भी हो सकता है, इसमें मोर देन वन एटम भी हो सकता है कि मोर देन वन एटम जो है मिलके जो है वो मॉलिक्यूल बना रही है। जैसे हाइड्रोजन है, अगर सिंपल H होगा तो वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, H2 की फॉर्म में ही मॉलिक्यूल को हम लोग जो है कंसीडर करते हैं।
द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटर्मिन्स एटॉमिसिटी, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी बताएगा। दस द नंबर कैन बी मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक। अगर उसमें एक एटम है तो वो मोनोटॉमिक होगा, अगर उसमें दो एटम्स हैं तो वो डायटॉमिक होगा, अगर उसमें तीन एटम्स हैं तो वो ट्राइटॉमिक होगा। इफ़ दे कंटेन 1, 2, 3 और 3 एटम रिस्पेक्टिवली। इसके है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन 1, 2 और मोर देन सेम टाइप ऑफ एटम। उसमें मतलब सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे HCl है तो उसमें दो तरह के ना, एक हाइड्रोजन और एक Cl, दोनों डिफरेंट तरह के हो गए। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं Cl2, ये भी मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों में सेम तरह के जो है मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए उन्होंने, जैसे कि हीलियम है, Cl2 है, O2, O3 है, P4, S10। तो ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के ही मॉलिक्यूल हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरे इसके साइड पर देखें जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आते हैं, तो हैं तो वो भी मॉलिक्यूल, जैसे कि HCl है, NH3 है, H2SO4 और C6H12O6 हैं तो ये भी मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं। जैसे कि HCl है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, NH3 है तो इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो ये उन्होंने बात की है। द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली बिगर दैन एटम्स। जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल है वो कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है, तो उसका साइज एटम से तो बिगर होगा ही होगा। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम एंड देयर शेप्स। और इनका साइज किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एटम्स, के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें, और दूसरी चीज़ उनकी शेप क्या है। सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने बायो में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लार्जर एटॉमिक साइजेस के होते हैं, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन कैरी करती है हमारे लंग्स से और बॉडी के तमाम पार्ट्स जो है वो देती है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। तो एक अगर हम लोग मॉलिक्यूल देखते हैं हीमोग्लोबिन का, तो वो 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10,000 एटम्स से मिलकर बना होता है। तो ये बहुत लार्जर मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम मैक्रो मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। इट इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। तो हीमोग्लोबिन का अगर मॉलिक्यूल देखें तो अगर हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मैस जो है वो अगर 1 है, तो इसका जो साइज़ है या इसका मैस जो है वो 68,000 टाइम्स जो है वो हैवियर है। उसके बाद है जी आपके पास टॉपिक आयन। अच्छा, अब आपने एटम तो देख लिया कि एटम के अंदर जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, ये होता है जी एटम। आयन क्या चीज़ है? आयन होता एटम ही है, लेकिन एटम के अगर ऊपर कोई चार्ज आ जाए, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम आयन कह देते हैं। तो है ये भी एटम, लेकिन उसके ऊपर चार्ज होगा। और चार्ज वो कैसे आएगा? अगर हम लोग, अगर फॉर एग्जांपल एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। अगर हम उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा। तो जो +2 चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से आएगा। जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इट मीन्स उसमें डेफिशिएंसी आ गई है, डेफिशिएंसी उसमें कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा कि वो और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम इससे कहेंगे कि कीटाइन बन चुका है ये। पॉजिटिव आयन जो होगा, जो भी पॉजिटिव आयन होगा वो कीटाइन होगा। और वो बनेगा कैसे? बाय द एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकालने से। इसके ऑपोजिट एक आयन ऐसे बनता है कि अगर किसी एटम के अंदर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, हम उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब उसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाएगा -1 का, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन उसको दिया है। तो ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन लेने से बने, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको हम कहेंगे इनआयन। तो आयन जो है वो 2 स्पीशी हैं, जिसके पास पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। वेन एवर एन एटम ऑफ एलिमेंट लॉसेज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन जो है फॉर्म होगा। जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा या दे देगा, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी उसकी मतलब कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उन्होंने कहा एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दे दी है आपके पास, ये एक जनरल एग्जांपल है, ए है, उसमें से उन्होंने ए के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये जब एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके ऊपर जी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज बना है, तो इसका मतलब ये कीटाइन बन चुका है। दिस ए पॉजिटिव इज कॉल्ड कीटाइन। अब कीटाइन में कैरी, अब कीटाइन जो है वो उसके ऊपर +1 चार्ज भी हो सकता है, +2 भी, +3, डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या निकल रहे हैं उसमें से। अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें से, तो इट मीन्स वो उसके ऊपर चार्ज आएगा +2। अगर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इट मीन्स उसके ऊपर चार्ज आएगा +3। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो +1। द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द एटम। वही बात कर दी उन्होंने कि जो चार्ज उसके ऊपर आ रहा है वो क्या चीज़ शो कर रहा है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं।
एनी हाउ एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो, मतलब जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए इसमें। हैंस द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब जिस आप फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में देखो, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं एनर्जी की बेसिस पे। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होता है जिसमें हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, कि हमने कोई रिएक्शन किया है, हमें एनर्जी उसमें यूज़ करनी पड़ रही है, तो वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरे रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही होती, रिएक्शन जैसे होता है तो एनर्जी हमें मिलती है, मतलब एज ए प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है रिएक्शन, तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में क्योंकि हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शन पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, ये टॉपिक जो है अभी आप ब्लॉक्स की फॉर्म में लिख सकते हो कि आप सेंटर में लाइन लगाओ, एक साइड पे केटाइन लिखो, एक साइड पे एनाइन लिखो, तो कंपैरिजन के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि जो केटाइन है वो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन एलिमिनेशन से बनता है, इसमें एनर्जी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके कंपैरिजन में एनाइन देखा जाए तो इसमें एनर्जी जो है वो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है, तो इस वजह से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यहाँ पे उन्होंने फिर कुछ एग्जांपल्स दे दी केटाइन फॉर्मेशन की, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अच्छा, अब देखें सोडियम है, आपको एटॉमिक्स जो नंबर हैं इनके अब खुद से याद करने पड़ेंगे। जो सोडियम है Na, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, ये आप लोगों को पता होगा शायद। अब 11 का मतलब कि इसमें ना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट शेल में है, और जो आउटरमोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो हम निकाल लेंगे। जब हम वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बाकी जो है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी वजह से इस पर +1 चार्ज आता है। इसी तरह अगर हम लोग पोटाशियम देखते हैं जो कि K से शो किया गया, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कैल्शियम की बात की जाए तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम के ऊपर भी +2। एल्यूमिनियम की बात की जाए, उसके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि वो निकल सकते हैं, तीनों के तीनों निकल सकते हैं, और इसके ऊपर जो है वो +3 चार्ज आ सकता है। इसी तरह आयरन के ऊपर 3 आ सकता है, और टीन जो कि SN से शो किया गया उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं मैक्सिमम। लाजमी नहीं आपने हर टाइम पे चारों ही निकालने, आप +1 भी लिख सकते हो उसके ऊपर, +2 भी, मतलब वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आप कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसमें से। तो अगर आप उसमें से चारों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसके ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा। उसके बाद है आपके पास द चैप्टर ऑन केमिकल बॉन्डिंग विल एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द फिजिबिलिटीज़ ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब अगर कोई, ये तो होगा जी केटाइन की ना, अब अगर कोई न्यूट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन ले लो ना, क्लोरीन में आपके पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो कोई भी न्यूट्रल एटम जब कोई एक इलेक्ट्रॉन पिक करता है, पिक्स अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, अ नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एन एनायन। जब कोई न्यूट्रल, अब इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, व्हेन न्यूट्रल एटम पिक्स अप 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एन एनायन। नीचे उसकी जो है उन्होंने जनरल एग्जांपल दे दिया कि जो बी है वो न्यूट्रल एटम है, जैसे आप शो कर रहे हो, तो ये जो बी है न्यूट्रल एटम है ना, इसके ऊपर उन्होंने एक दे दिया है जी, चार्ज दे दिया है -1, माइनस एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, तो वो माइनस जो है बी के ऊपर आ गया, जो शो कर रहा है कि ये एनाइन बन चुका है। द एनर्जी इज यूजुअली रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो पहले जो हमने पढ़ा, जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे एनर्जी जो है वो यूज़ करनी पड़ रही थी, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एटम के ऊपर तो एनर्जी रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने का मतलब एनर्जी हमें मिलती है, जिसकी वजह से जो है ये हम इसको कह रहे हैं कि ये जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। Therefore the formation of uni-negative ion is exothermic process। अच्छा, ये चीज़ अभी आपने यहाँ पे देखनी है कि जो यूनी नेगेटिव आयन की बात की है, यूनी नेगेटिव आयन का मतलब एक नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल आपको यहीं पे हम बता देते हैं, वैसे वो चीज़ बाद में आएगी लेकिन अभी एक दफ़ा बताती हूँ आपको। जैसे कि S-2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर देंगे ना तो वो -1 आएगा उसके ऊपर, S के ऊपर। अब जब -1 आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, हमें एनर्जी मिली है, और वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब हम इसके ऊपर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, क्योंकि -2 है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सल्फर के ऊपर, तो वो जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिपेल करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस शो करेंगे कि वो आने नहीं देंगे उस इलेक्ट्रॉन के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर नहीं आने देंगे। अब उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें खुद से एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो जो दूसरा आयन जब हमने ऐड करना है और एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है, तो तब क्या होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने यूनी नेगेटिव आयन की बात की है कि अगर यूनी नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव चार्ज, अगर तो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो तो सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी।
लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हो, -2 करना चाह रहे हो, तो उसमें जो है वो एनर्जी हमें यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। द केटाइन एंड एनाइंस पोजेस ऑल्दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम्स। मतलब जाहिर सी बात है, एक आपके पास न्यूट्रल एटम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास केटाइन बन चुका है या एनाइन बन चुका है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। आपके पास अगर एटम है सोडियम का, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसके कंपैरिजन में आपने उसका केटाइन बना दिया Na पॉजिटिव, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वेरी करेगी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा, ग्रुप ऑफ एटम्स की भी हो सकती हैं, मतलब कि ज़ाहिर नहीं सिर्फ एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है कि वो भी नेगेटिव आयन बनाए। वो कौन कौन सी एग्जाम्पल है आपके पास? ये चीज़ MCQs में बहुत पूछी जाती है। इसमें एग्जांपल है जी आपके पास OH नेगेटिव है, CO3 -2 है, SO4 2 है, PO4 3 MnO4 -1, Cr2O7 2 तो ये है जी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव आयंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो लेस कॉमन है, ज़्यादा इसमें एग्जांपल्स नहीं आती। उन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल, बल्कि एक एग्जांपल दिया, वो है जी NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव की जो है उन्होंने एग्जाम्पल दे दी आपको। तो ये यहाँ तक आज अपना जो है वो टॉपिक रखो, एनाइन तक, आइन तक, सॉरी। तो एटम है, आपने पढ़ा है, एविडेंस ऑफ एटम है। एविडेंस ऑफ एटम में ज़्यादा थ्योरी है, उसको अच्छे से रीड करो, उसके MCQs निकालो, उसको पॉइंट्स बनाओ। उसके बाद मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं, ऐसा जिसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आइन की बात की जाए तो इसको आपने हमेशा कंपैरिजन के फॉर्म में लिखना है। ऊपर आइन की डेफिनेशन लिखोगे, जो कि यहाँ लिखी हुई है। नीचे आप एक लाइन लगाओ, एक साइड पे केटाइन लिखो, एक साइड पे एनाइन लिखो। अगर ऐसे नहीं भी लिखना, सिंपल भी लिख सकते हो, वैसे ये थोड़ा इजी हो जाता है। वैसे भी लिखना तो आपको पता होना चाहिए कि केटाइन और एनाइन जो है वो कंपैरिजन में आ रहे हैं, कि एक चीज़ में जो है वो एंडोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आप कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो। आज आप इतना ही रखो, कल हम नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। अल्लाह हाफिज़।